अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं इन्फ्लेशन की। मतलब इन्फ्लेशन की कॉजेज़ की जो है वो क्या क्या बेसिस होती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो बन रही होती है। हम ये भी कह सकते हैं इसको कि इन्फ्लेशन की इकसाम क्या है या टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं। अच्छा, हमने इन्फ्लेशन के कुछ पहले भी एक दफ़ा जो है ना वो डिग्रीज पढ़ी। वो डिग्रीज सीखे किस हद तक इन्फ्लेशन होगी। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था स्टैगफ्लेशन भी हो सकती है, ठीक है, वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन भी हो सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकती है। वो हमने टाइप्स ही एक किस्म की पढ़ी थी, लेकिन वो डिग्री के लिहाज के साथ थी। आज हम जो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो उसके होने की वजूहात की वजह से, मतलब डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है जिनको हम कह सकते हैं कि ये वजूहात हैं इन्फ्लेशन होने की। तो इन्फ्लेशन किस वजह से हुई है इसके ऊपर भी हम इन्फ्लेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी काइंड्स बना सकते हैं या टाइप्स बना सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, ठीक है। तो मेन अगर हम देखें इसको तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि वजूहात क्या हैं कि महंगाई हो रही है, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि कौन सी इकसाम की इन्फ्लेशन होती है किसी भी वजह की बेस के ऊपर, ठीक है। मतलब वजूहात की बेस के ऊपर अगर हम इन्फ्लेशन को टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं या काइंड्स में डिवाइड करते हैं या उनकी कैटेगरीज बना दें, तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉजेज जो होती हैं, वजूहात जो होती हैं इन्फ्लेशन की, वो दो होती हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दोनों वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको समझेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, बेसिकली आपको पता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, फिर एक एग्रीगेट डिमांड होती है। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं वहाँ पे प्राइस लेवल सेट हो जाता है उस इकोनॉमी में, और वहाँ पे जो आउटपुट होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है मतलब उसमें शिफ्ट आता जाता है, तो ये प्राइस जो है ये प्राइस लेवल बढ़ता जाता है, मतलब वहाँ पे महंगाई होती जाती है। तो जैसे जैसे हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब पहुँचते हैं, अपनी सारी सलाहियत को पूरी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं या अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम उसके करीब जाते जाते हैं हमारा प्राइस लेवल बढ़ता जाता है, यानी कि महंगाई जो है वो होती जाती है। ऐसी महंगाई जो एग्रीगेट डिमांड के आउटवर्ड शिफ्ट की वजह से आती है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो पुल कर रही है, प्राइस लेवल को खींच रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जिसकी वजह से महंगाई आ रही है। डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो है वो अराइज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन अ कंट्री, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जब किसी कंट्री के अंदर बढ़ती है तो उसकी वजह से एक ऐसी इन्फ्लेशन आती है जिसको हम कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे डिमांड जो है वो ऊपर को खींच रही है, प्राइसेस को पुल कर रही है इन प्राइसेस को, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है और हम उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। As the aggregate demand for good is more than the aggregate supply of the good at current prices, there is a tendency for increase in price, क्योंकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर वहाँ पे ही है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप सोचो कि एक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई अगर वहाँ पे ही है जहाँ पहले थी और वहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये अब हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, खास मार्केट की बात नहीं कर रहे। तो जब पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्योंकि डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी की बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं और इन्फ्लेशन आ जाती है। Once the full employment level in the economy has achieved, the pace of demand pull inflation get more severe, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएं जहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद आपको पता है कि आपकी जो है वो नेशनल इनकम ने बढ़ना नहीं है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे मूव होना शुरू हो जाते हो, तो यहाँ पे तो प्राइसेस और तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है। तो डिमांड जो है यानी कि एग्रीगेट डिमांड उसके बढ़ने से प्राइसेस का बढ़ना क्या कहलाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके हम। इफ इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, एक इकोनॉमी अगर एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है, पीपल स्पेंड मोर ऑन
on consumer good and government spend more on infrastructure development. तो जब इकोनॉमी फैल रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, मतलब कि लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है। और साथ साथ गवर्नमेंट को भी एक फलती फूलती इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ती है। ठीक है। और आपको पता है ये सी और जी ये कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। जब इनमें इंक्रीज आता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। ऑल दिस फैक्टर शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक आउटवर्ड शिफ्ट आता है। ठीक है, अगर ये एग्रीगेट डिमांड है तो इसमें एक आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। राइजिंग डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज विल फर्दर पुश द प्राइस टू प्राइस लेवल। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पे पहले प्राइस थी तो अब शिफ्ट आने के बाद वो ऊपर चली जाएगी, तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो एक जो है डायग्राम है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड अगर यहाँ पे थी तो प्राइसेस भी 1 पे थी, और ये इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, जो आपकी नेशनल इनकम है वो ये थी। अगर इसमें शिफ्ट आके ये इधर चली गई तो अब क्या है, प्राइसेस भी 2 पे आ गई हैं, नया इक्विलिब्रियम बना है और नेशनल इनकम ये एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यहाँ पे आपको एक जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइसेस जो है P3 पे होंगे। इसके बाद भी अगर एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आया तो वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करके चला जाएगी डिमांड का एग्रीगेट डिमांड, तो प्राइसेस और तेजी से बढ़ेंगे। देखिए कितना फर्क पड़ा है प्राइसेस के अंदर। ठीक है, तो P4 आ जाएगा। सो ऐसे इन्फ्लेशन जो डिमांड के बढ़ने की वजह से आती है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं डिमांड जो है वो पुल इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो इसके पीछे जो है वो इन्फ्लेशन के पीछे जो रीजंस हैं उसमें एक तो है कि फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या थी, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, या इस तरीके से भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, टैक्स कम होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। If there is an increase in government spending and decrease in taxes, with the given effect of the multiplier would result a greater increase in aggregate demand, which would lead to the demand pull inflation. देखें, अगर आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है और आपके टैक्सेस कम है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इटसेल्फ एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, इसके बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और साथ अगर आपने टैक्सेस कम कर दी हैं तो लोगों के पास कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, तो कंजम्पशन भी क्या है, एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, ये भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा। तो जी में भी इंक्रीज आ रहा होगा, सी में भी इंक्रीज आ रहा होगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो है वो शिफ्ट आ रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, उसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनेटरी स्टिमुलस। ठीक है, मोनेटरी पॉलिसी भी थोड़ी बहुत तो हमने डिस्कस कर ली है, मोनेटरी पॉलिसी बल्कि अच्छी खासी डिस्कस कर ली हमने। मोनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आप अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दें, ठीक है, जो कर्जों के ऊपर सूद की शरह होती है या कर्जे लेने के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट देना होता है, अगर वो रेट कम हो जाए तो लोग कर्जे ज़्यादा लेंगे, जिससे मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आने की वजह से ही इन्फ्लेशन आती है, जिसको हम कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। A fall in interest rate may spark an increase in demand. ठीक है, therefore leading to too much money chasing too few good. मतलब अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चीज़ों की सप्लाई शायद उतनी ना हो। ठीक है, कम चीज़ें हैं, सप्लाई वहाँ पे ही है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा थी। The surplus money in the economy system would increase the price level and therefore inflation. और इससे प्राइस का लेवल बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी आएगी। फिर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से भी इन्फ्लेशन आती है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ रही हो, ठीक है, अदर कंट्रीज जो हैं वो आपकी लोकल चीज़ें खरीद रही हैं आपके कंट्री से, तो जिसकी वजह से आपको पता है एक्सपोर्ट की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी जो है वो उसका एक कंपोनेंट है।
ठीक है, इसकी वजह से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो एक्सचेंज रेट का कम होने से मतलब क्या है कि अगर एक यूएसडी आज से 2-3 साल पहले 180 रुपये का था, और आज एक यूएसडी जो है वो है से के 290 का, तो अब देखें आपकी जो एक्सचेंज वैल्यू है किसी और करेंसी के साथ वो कम हुई है। देखने में तो पाक रुपी अब बढ़ गया है, लेकिन आपका पाक रुपी पहले 180 रुपये में $1 खरीद सकता था, आप 290 रुपये के साथ आप $1 खरीद रहे हो। तो इसका मतलब है कि बाहर की करेंसी जो है वो आपकी करेंसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, और आपकी करेंसी कम वैल्यू रखती है, वो डेप्रिसिएट हुई है। ठीक है, देखिए इससे होगा क्या? एक चीज़ जो पहले बन रही थी से कि 360 रुपये की पाकिस्तान में, और वो शायद 2 USD की बाइट बिक रही हो जब इतना एक्सचेंज रेट था। ठीक है, अब जब आपके पाक रुपये की जो वैल्यू है वो 290 रुपये की है, ठीक है, तो अब 360 वाली चीज़ जो है वो शायद 1.2 कुछ यूएसडी की बाय बिक रही होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी करेंसी डी वैल्यू ही है, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिसिएट हो गया है। अब डॉलर जो है वो ऊपर चला गया और आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब जो आप चीज़ें बना रहे होंगे ना, जो डॉलर में लोग खरीद रहे हैं, उनको वो सस्ती लग रही होंगी। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएट होता है ना एक्सचेंज रेट, उससे भी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। बाहर के ममालिक को लगता है कि यार इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, ये जो चीज़ें बना रहे हैं हमें वो बहुत सस्ती पड़ती हैं, हमारा यूएसडी इनकी करेंसी के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हो रहा होता है। अब इस वजह से आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, और आपको पता है जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, जैसे लास्ट पॉइंट में भी हमने पढ़ा। ठीक है, और इससे आप क्या होते हैं, आपकी इंपोर्ट महंगा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, साथ इंपोर्ट भी कम होती है, और इंपोर्ट कम होने से भी आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। जैसे अगर हमने अब कोई चीज़ खरीदनी है, वो 1 USD की है, पहले हम वो 180 रुपये की खरीद रहे थे, अब 1 USD वाली चीज़ हम 290 की खरीदेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें अब महंगी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हुआ है, वो कम हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इंपोर्ट में भी मुश्किलात आ रही होंगी, आप इंपोर्ट भी कम कर पा रहे हो क्योंकि इंपोर्ट भी महंगे हो गए, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में एक शिफ्ट आता है आउटवर्ड, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो हमने पीछे कुछ जो है वो रीजंस पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी रेमेडीज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कि किसी तरह हम जो है वो डिमांड वाला जो एग्रीगेट डिमांड वाला फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसकी रेमेडीज जो है वो क्या है? इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग दी एग्रीगेट डिमांड। इसकी रेमेडी क्या है कि आप उसको डिक्रीज करो अपनी एग्रीगेट डिमांड को। जब आप अपनी एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करोगे, से कि पहले वो यहाँ पे थी एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल ये था, आपको लग रहा था कि इन्फ्लेशन है, तो अब आप किसी तरह एग्रीगेट डिमांड को इस साइड पे ले हो, तो आप प्राइस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये करके आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हो। ये किया कैसे जा सकता है, क्योंकि डिमांड को कम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के साथ। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज कौन सी? फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इनके साथ हम इस इन्फ्लेशन के साथ जो है वो लड़ सकते हैं। पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करो कि आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो और अपने टैक्सेस को बढ़ा दो। तो होगा क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस से कम होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम तो एग्रीगेट डिमांड कम, और जब टैक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो टैक्सेस के ज़्यादा होने से कंजम्पशन लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कम पैसे बचेंगे कि वो कंज्यूम कर सके, तो एग्रीगेट डिमांड कम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो है वो इस तरफ शिफ्ट ला सकते हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि पहले अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम था तो मनी सप्लाई ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई थी। अब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, ठीक है, और मनी सप्लाई को कम कर दो, मनी सप्लाई को कम कर दो।
इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग कर्जा नहीं ले सकेंगे, मनी सप्लाई कम होगी तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ये जब होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।